नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे और मेरा नाम है दीपिका। आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे बहुत ही विस्तार में और डेप्थ के साथ में कवर करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न ना छूटने पाए। तो चलिए इसी प्रयास के साथ में हम आज का इस सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। जो क्वेश्चन जो है हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ से हो सकता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ से वो संबंधित हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा और मजबूत होती रहे। और हम यहाँ पे कोशिश हमारी यही है कि हम मैक्सिमम यहाँ पे जो 10 ईयर्स के अंदर में आए हुए PYQs हैं उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उन्हीं को ही हम यहाँ पे आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं संडे है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं आज के कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला क्या होगा हमारा, 40 किल्ड इन US एयर स्ट्राइक्स इन ईरान सीरिया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि USA ने जो है सीरिया और इराक के ऊपर स्ट्राइक कर दिया है और वहाँ पे कितने लोगों को उसने मार दिया है। अगली न्यूज़ होगी हमारी, BJP वेटरन अडवाणी टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। आडवाणी को भी जो है भारत रत्न देने की बात कर दी गई है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनको भी भारत रत्न देने की बात कही गई थी। तो अभी आडवाणी के नाम को अनाउंस कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में देखेंगे और हम एक बारी फिर से भारत रत्न अवार्ड को फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है दोस्तों। तो इसके साथ हमारा अगला आर्टिकल होगा इन द लैप ऑफ नेचर। इसके बारे में हम देखेंगे। एक जो है हमारा एक फोटो निकली हुई है, ग्राफिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। बिग जंप बाय हरियाणा यूथ जॉइंट लीव फॉर सॉरी दोस्तों, ये मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। कलारीपयट्टू। आप लोग भी प्रोनाउंस करके एक बार चेक करिए आपसे होता है कि नहीं। सबसे हो जाएगा, शायद मुझसे ही नहीं हो रहा। अगला आर्टिकल होगा हमारा, शंघाई चाइना सेज फिलिपाइन वेसल इलीगली लैंडेड ऑन डिस्प्यूटेड अटॉल। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उनका जो है ये एरिया है जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है, जहाँ पे कहा है। तो जो चीज़ें थोड़ा वर्ल्ड में प्लेसेस इन न्यूज़ होती है तो हम उनको यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए अगला आर्टिकल होगा हमारा, वाई इज फिजिकल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट आर्टिकल ऑफ टुडे दोस्तों। ये जो है हमारा आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। अगला होगा हमारा, मालदीव्स फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू शेयर डिटेल्स ऑफ कोस्ट गार्ड रिएक्शंस। कोस्ट गार्ड रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कुछ मालदीव के साथ में कुछ कोस्ट गार्ड घुस गए थे उनके फिशिंग वेसल्स पे, तो वहाँ पे इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा। मालदीव और इंडिया की जो क्लैशेज है वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखेंगे इसमें। डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन हिमाचल्स चंबा। हिमाचल में एक डस्टेड अपोलो, देखिए आप डस्टेड अपोलो के नाम से इसको पहचान नहीं सकते। ये क्या है आपका, जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया डस्टेड अपोलो क्या है, तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये किस चीज़ की वैरायटी है, लेकिन है ये बटरफ्लाइज की वैरायटी। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखेंगे हमारे एनवायरमेंट के पेपर से, इकोलॉजी के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आर्टिकल होगा हमारा दोस्तों, लार्ज हर्बीवोर्स इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन साइज। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हर्बीवोर्स के बारे में बात कही जा रही है। थोड़ा सा ये साइंस की हमारी न्यूज़ है, देखेंगे उसके बारे में भी हम। चलिए चलते हैं, इसी के साथ में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, ये आज हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है और 2013 या 14 का क्वेश्चन है ये। ए, बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम द RBI। बी, लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI। डी, नन ऑफ दी अबव। हिंदी में भी देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार संचालन का तात्पर्य है अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से उधार लेना। बी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना। सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर आप थोड़ा सा सोचते रहिए। हमारा जो आर्टिकल आने वाला आज का द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे आप इसका आंसर दे पाए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आप लोग कर नहीं रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार, आप लोग इतना तो समझो।
देखिए हमारे 72.7% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा थोड़ा मोराल और ज़्यादा बूस्ट होगा। हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। करेंगे हम इसको, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करते चले जाएंगे, हमारा मोराल बूस्ट होता है तो इंसान लॉन्ग टर्म तक जो है काम कर लेता है। अभी ऐसे लगता है इंसान को कुछ तो हो नहीं रहा, लोग जो है ऐसा कर रहे हैं तो फिर मोराल भी थोड़ा सा इंसान का डाउन हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर देख लेते हैं हम अपने आज के पहले आर्टिकल के साथ में। देखिए 40 किल्ड इन यूएस एयर स्ट्राइक्स इन इराक सीरिया। इराक और सीरिया में जो है यूएसए ने एयर स्ट्राइक करी, वहाँ पे 40 लोग मारे गए। बात क्या हुई थी कि जॉर्डन वाले एरिया में वहाँ के इराकी मिलिटेंट्स जो है, इराक और सीरिया के कुछ मिलिटेंट्स ने जो यूएस ट्रूप्स है उन पे हमला कर दिया था, काफ़ी घातक हमला कर दिया था। तो उसी के रिटेलिएशन में यहाँ पे जो है यूएसए ने एयर स्ट्राइक कर दी इराक और सीरिया के ऊपर में, और वहाँ पे 40 लोग मारे गए, जैसा कि वहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे यमन के पास में हुतीज भी जो है रेड सी में काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह कर रहे हैं वेसल्स पे। इधर आप देखेंगे सोमालियन पायरेट्स जो हैं, समुद्री लुटेरे, वो भी अटैक कर रहे हैं। कितने जो है वेसल्स को, फिशिंग वेसल्स को और नॉर्मल वेसल्स को हमारी इंडियन नेवी ने जो है छुड़ाया है वहाँ पर जा करके। हमारी इंडियन नेवी भी लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों रेड सी के पूरे एरिया में, क्योंकि हमारा खुद का भी अराउंड 15% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो हमारा रेड सी के ही थ्रू होता है, इंडिया का। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से हमारा रेड सी का एरिया, इंडिया के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड का भी 12 to 15% जो है पूरा का पूरा ट्रेड होता है इस रेड सी के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो। अगर वहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें डिले होंगी या फिर चीज़ों को घुमा करके जो शिप्स हैं उनको रूट को बदल करके आना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि उनके जो है पेट्रोल और उनकी लागत जो है आने की वो बढ़ जाएगी, और बाद में इसे पूरे वर्ल्ड का जो है, वर्ल्ड के इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़ें, क्योंकि उससे दाम बढ़ेंगे चीज़ों के, आपका पेट्रोलियम का भी दाम बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे संबंधित जो इकोनॉमिक पहलू था मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जो प्लेस वगैरह है उसको भी हम एक बारी देख लेते हैं। जब हूती वगैरह जो यमन और ईरान के जो है ईरान समर्थित हूतीज़ हैं वो जो यमन में रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया है पूरे आधे यमन को, जो वेस्ट साइड का यमन है। तो यमन की राजधानी पे भी उनका ही अधिकार है इस टाइम पे हूतियों का। तो कई बारी जो है यूएसए ने ये वार्निंग करी थी कि मत करो, ऐसा मत करो, हम जो है इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो फिर यूएसए ने एक्शन लिया और फिर वहाँ पे हमला किया, और फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग भी धीरे धीरे करके अब निकल के आ रहे हैं, जो वहाँ पे और अदर कंट्रीज़ के पास कंट्रीज़ के जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जो थोड़ा सा रेडिकल ग्रुप्स हैं वो उठ करके आ रहे हैं और यहाँ पे अटैक वटैक करना शुरू कर दिया है। तो अब जो है यूएसए उन पे जो है रिटेलिएटरी अटैक कर दिया। तो यहाँ पे हम ये मैप देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है अभी के लिए हमारे लिए। ये देखिए आपका ये ईरान है, ये आपका अफगानिस्तान इधर है, आप इधर चले जाएंगे तो आपका इंडिया पड़ गया। इंडिया से ही हम देख लेते हैं, यहाँ से पास में आते हुए इंडिया है, फिर आपका पाकिस्तान आ गया, फिर रहा ये आपका अफगानिस्तान, फिर आपका आया ईरान, और यहीं से सटा हुआ ये है आपका इराक, और ये है आपका सीरिया, और ये है आपका टर्की। आप सभी जानते हैं कि टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था पिछले साल, जो कि टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना था उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे टर्की में। तो यहाँ पे भी इसको देख लीजिए, और यहाँ पे 2 रिवर्स बहती हैं इराक में, यहीं पे इराक में ही अटैक किया हुआ है यूएस ने। इराक और कहाँ पे किया हुआ है? सीरिया में। ये रहा सीरिया और ये रहा इराक, और इधर ही सटा हुआ ये आपका इजराइल रहा, और ये आपका लेबनान रहा। लेबनान में ही कौन सा आतंकी संगठन रहता है? हिजबुल्ला रहता है लेबनान में। और आपका ये जॉर्डन का एरिया रहा, और यहीं पे ही जो है अटैक किया गया था यूएस ट्रुप्स के ऊपर। और ये है आपका यहाँ पे स्वेज कनाल जाती है, ये आपकी नाइल रिवर इधर अफ्रीका में आप देखेंगे इधर है, और आपका ये रेड सी का एरिया है, और ये आपका गल्फ ऑफ एडन रहा। ये आपका जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रहा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं, आपका इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथियोपिया। इसको हम सोमाली पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये आपका सोकोत्रा आइलैंड रहा है, जो कि यमन के अंडर में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अरेबियन सी आप देख ही रहे हैं, और ये अरेबियन सी किस में आता है? आपके इंडियन ओशन में आता है। और ये रहा आपका गल्फ ऑफ ओमान, और ये रहा आपका पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहाँ पे है? इधर आपका ईरान है, इधर बहरीन है। यही बहरीन आप देखेंगे तो इतना छोटे दोस्तों कि हमारे किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा, और उसी हिसाब से जो है कतर की भी उतनी ही साइज़ है कि वो भी एक जो है हमारे थोड़ा सा
थोड़े बड़े से डिस्ट्रिक्ट, क्या बड़े से भी डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट, हमारे गाँव के बराबर ही कह लो कि जितने छोटी छोटी कंट्रीज़ है। आप जानते हैं कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, वो न्यूज़ में रहा था और साथ में कंट्रोवर्सी में कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के जो इन्होंने थोपे थे, जो बाहर के फॉरेनर्स आते थे इनके यहाँ पे, क्योंकि ये जो है एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो ये छोड़िए, आप जो है ये देखिए, मैप देखिए, और ये है आपका कैस्पियन सी दोस्तों, ये है आपका अराल सी। कैस्पियन सी से कितनी कंट्रीज़ लगती हैं? ये आपका ईरान हो गया 1, तुर्कमेनिस्तान हो गया 2, कजाकिस्तान हो गया 3, रशिया हो गया 4, और ये हो गया आपका अजरबैजान 5। आर्मेनिया नहीं लगता दोस्तों, आर्मेनिया ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इधर बीच में आप देखिए, आर्मेनिया के इधर जो है आपको जॉर्जिया मिल जाएगा, इधर अजरबैजान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, और इधर ईरान मिल जाएगा, इधर आपको टर्की मिल जाएगा। तो ये पूरे तरीके चारों तरफ से कवर है बेचारा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इतनी कंट्रीज है जो हमारे कैस्पियन सी से लगती हैं, ठीक। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तारिक। आप इसका एक निमोनिक याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। कैस्पियन सी से लगने वाला तारिक, TRIK, तारिक। ये क्या क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, और कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये उज़्बेकिस्तान भी नहीं लगता है, ये भी आप ध्यान दो। उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे जो है उज़्बेकिस्तान को देखेंगे, उज़्बेकिस्तान में को ऑप्शन में देकर के हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर UPSC में, तो देख लीजिए दोस्तों। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, अफगानिस्तान भी आप देख रहे हैं लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसको बोलते हैं जो किसी आसपास के किसी समंदर उनसे जो है वो टच नहीं होती कि कोई उसकी बाउंड्री, ठीक है दोस्तों, उसके चारों तरफ जो है कंट्रीज़ है, ठीक। तो ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी में कई ढेर सारी कंट्रीज लगती हैं और बार बार क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो आप जा करके उसको एक बार रिवाइज करिएगा। 18 या 20-21 कंट्रीज लगती हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास, उसके भी कुछ निमोनिक्स हैं, आप जा करके उसको रट लेंगे तो आपके काम आएंगी। और ये रहा आपका ब्लैक सी दोस्तों, ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं, इसका भी एक न्यूमोनिक है छोटा सा, वो जो मुझे याद है मैं आपको सारे वो न्यूमोनिक बता देती हूँ। बर्गर टी, बर्गर, BURGR, बर्गर टी। चाय पियो, बर्गर खाओ दोस्तों, बर्गर खा के चाय पियो, जो भी कर सकते हो वो कर लो। बर्गर टी। क्या क्या हो गया? बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, U से यूक्रेन हो गया, R से रशिया हो गया, और G से क्या हो गया दोस्तों? जॉर्जिया हो गया, और ये आपका ये क्या है? हाँ, जॉर्जिया हो गया ये, और यहाँ पे T से टर्की हो गया, ठीक। 1 2 3 4, और ये है आपका 5, और ये रहा आपका 6। ये 6 कंट्रीज हैं आपकी ब्लैक सी की दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, सारा मैप देख लीजिए अच्छे से, एक बारी आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और लेक विक्टोरिया ये आपका इधर अफ्रीका में यहाँ पे मैप में आ रहा, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेक विक्टोरिया ये है आपका यहाँ पे, जो कि आपका लेक विक्टोरिया ऐसा लेक है इधर अफ्रीका का, जो कि यहाँ पे उसके रिफ्ट वैली पे नहीं पड़ता है। बाकी इसमें आप देखेंगे और भी आसपास इसके ऊपर नीचे जो है लेक्स हैं जो कि रिफ्ट वैली पे ही आती हैं, अफ्रीकन रिफ्ट वैली पे आती हैं, लेकिन ये जो विक्टोरिया लेक है ये रिफ्ट वैली पे नहीं आती है। और यहीं से निकलती है आपकी वाइट नाइल, वाइट नाइल निकलती है दोस्तों, और इथियोपिया से निकलती है देखिए ये ब्लू नाइल। जब यहाँ पे दोनों मिलती हैं तो फिर इसके बाद ये नील नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आप देख लीजिएगा इसको, इससे जो है काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं हमारी जो प्लेसेस इन न्यूज़ में होती हैं। तो चलते हैं हम आगे, मैंने आपको बता दिया। और इराक में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे टिग्रिस रिवर निकलती है, यहाँ पे यूफ्रेट्स निकलती है। यूफ्रेट्स कहाँ से होकर के आती है? ये पे आप देखेंगे कि ये पोंटिक माउंटेन है, यहीं से निकल करके। पोंटिक माउंटेन कहाँ पे है? ये है आपका टर्की का एरिया। यहीं से निकल के ये सीरिया से होते हुए आती है आपकी इराक तक जाती है, फिर ये पर्सियन गल्फ में चली जाती हैं। और दूसरी आपकी डायरेक्टली आती है टर्की से होकर के टिग्रिस रिवर, टी से टर्की, टी से टिग्रिस रिवर, यहाँ से होते हुए ये इराक से इधर पर्सियन गल्फ में चली जाती है। तो ये इराक में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में बना है, तो हमने इसको देख लिया यहाँ पे दोस्तों। और ये रहा आपका सीरिया, सीरिया से होते हुए कौन सी आती है? यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको आर्टिकल्स कवर करवा दूँ दोस्तों।
ये देखिए फिर से भारत रत्न देने जा रहे हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था बीजेपी को, जनता दल को, और कहा जाता है साथ में कि इन्होंने कंट्री में भी बहुत ज़्यादा योगदान किया है। तो उसको देखते हुए, और ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, एंड हेल्मैन ऑफ द रथ यात्रा दैट कैटापिल द मूवमेंट फॉर द अयोध्या राम टेम्पल। अभी अयोध्या राम टेम्पल हमारा बन गया है, उसको लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है, जो व्यक्ति थे वो उस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी थे। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे। तो अब इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने इनको जो है भारत रत्न देने का जो है अनाउंसमेंट किया है। तो इसी के साथ में इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी जो है देने की बात कही गई है दोस्तों, उनको भी मिलेगा भारत रत्न। तो दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न उसमें सबसे ज़्यादा मेन है। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण आता है। उसके बाद आपको मैं सीरियल वाइज बता रही हूँ कि कौन सा सबसे पहले आता है, कौन सा सबसे लास्ट में आता है। तो आपका आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण आपका, उसके बाद आता है पद्मश्री। आप अगर स्टेट पीसीएस या वनडे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आराम से आ सकते हैं कि इनका जो है सबसे पहले कौन आता है और सबसे बाद में कौन आता है। तो पद्मश्री सबसे नीचे आता है। हमारे जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के, उनमें से पद्मश्री सबसे नीचे आता है और भारत रत्न सबसे ऊपर आता है। तो ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेवाएं किन किन क्षेत्रों में मिलता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में। खेल में 2013 से देने की शुरुआत की गई, उसके पहले तक खेल में नहीं था ये दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। 1954 में यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों के लिए मिलता था। जो जीवित व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया जाता था 1954 तक। 1955 से स्टार्ट कर दिया गया कि मरणोपरांत भी व्यक्तियों को मिलने लग जाएगा। जो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे वो उनको मरणोपरांत ही दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 से खेलों में शुरू कर दिया गया और पहले जो है सचिन तेंदुलकर रहे हैं खेलों में प्राप्त करने वाले भारत रत्न को। पुरस्कार में क्या मिलता है? एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। इसमें धन राशि कोई भी नहीं मिलती है दोस्तों, ये याद रखना है हमें। यह पुरस्कार हर साल नहीं मिलता है, ठीक है। आपको बताना है पिछले साल ये कब मिला था, पिछली बारी कब मिला था। भारत रत्न पुरस्कार अधिक से अधिक एक टाइम पे जो है 3 लोगों की घोषणा की जा सकती है भारत रत्न देने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिल सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता है। और आपको जब भारत रत्न प्राप्त हो गया तो आप जो है हमारे आर्टिकल 18 के अंडर में आप इसको अपने टाइटल के साथ में नहीं लगा सकते हैं। ये ऐसा भारत रत्न में जो है हमारा प्रोविज़न है कि आप अपने इसको नाम के आगे नहीं लगा सकते कि आपने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी कर लिया या भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कर लिया, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लगाना ही है तो ऐसा उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म मेंशन है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त भारत रत्न, ऐसा करके आपको मेंशन करना होगा अपने नाम के आगे या पीछे जहां भी आपको करना हो। और ये आर्टिकल जो आपका 18 है ये जो है उपाधियों का अंत करने की बात करता है। उपाधियों का अंत जो है एबॉलिशन ऑफ एंटाइटलमेंट्स जो है वो अंत करने की ये बात करता है। तो जो टाइटल्स हैं वो फिर नहीं दिए जा सकते। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो है यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया जल्दी से। ये है, इसमें ढेर सारे कि सबसे पहले किनको मिला था, उसके बाद में कैसे कैसे है। तो आप अगर वनडे एसएससी का कर रहे हैं तो आप इनको एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा। और इससे ज़्यादा इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनको देख लीजिएगा। और सबसे स्टार्टिंग में किनको किनको मिला और कोई जब नया खेल वाला स्टार्ट हुआ तो उसमें किनको किनको मिला है और लास्ट में किनको मिला है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। इसके पहले जैसे आप देख लेंगे कि ये 2019 में मिला था, 19 के पहले भी कब मिला था? 15 में, फिर 14 में भी मिला है, फिर 2008 में, फिर 2001 में। आप ऐसे देखेंगे कि हर साल ये नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इमेज निकली हुई है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये जो हाथी के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं एक इन्वेसिव स्पीसीज है हमारी, वो उसको क्या है? लैंटाना कामरा। आपने देखा होगा आपके आसपास भी, घरों के आसपास भी उगती है वो, उसमें फूल आते हैं रेड या रेड वाइट ऐसा मिक्स करके कुछ फूल उसमें उगते हैं, उसका नाम है लैंटाना कामरा। हमें पता नहीं है कि वो जो है इन्वेसिव स्पीसीज है जो हमारे आसपास उगती है, लेकिन वो इन्वेसिव स्पीसीज है जो हमारे अदर जो पौधे और प्रजाति हैं उनको नुकसान पहुँचाती है वो, क्योंकि वो एक तरीके की एलियन स्पीसीज है बाहर से आई हुई। और ये कहाँ की नेटिव, कहाँ की है? नेटिव है ये आपकी अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है और वो इंडिया में है इस टाइम पे।
ये उन्हीं से ये बनाए गए हैं स्कल्पचर्स, जो ये हाथी के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उन्हीं इन्वेसिव स्पीसीज जो है प्लांट की, लैंटाना कामरा, उसी से बनाया गया है। तो मैंने आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट था तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसके आगे ये बेंगलुरु में इसका डिस्प्ले किया गया। द डिस्प्ले थीम्ड, इसका थीम क्या था? को एग्जिस्टेंस। द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन हैज ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड प्रोमोटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के को एग्जिस्टेंस को जो है थीम बना करके ये स्कल्पचर बनाया गया है। और आगे इंडिजिनस आर्टिस्ट फ्रॉम विलेजेस अराउंड मुदुमलई एंड MM हिल्स, आई थिंक MM हिल्स में माले महादेश्वरम हिल्स करके है, ऐसा ही कुछ नाम है दोस्तों, तो वो आप देखिएगा। MM हिल्स आर बिहाइंड द क्राफ्ट, इसके पीछे जो है यहाँ के कुछ कुछ विलेजर्स ने, उन्होंने ही ये बनाए हुए हैं क्राफ्ट को। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, जो कि ये इन्वेसिव स्पीसीज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हम इसी के साथ में थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और इन्वेसिव स्पीसीज हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हमारे पूछा गया है, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं स्पेसिफिकली और वो हमें मालूम नहीं होता तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये प्लांट की कोई स्पीसीज है या ये एनिमल की है या फिर ये कोई नया टर्म आया है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है उसका है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाता है, या फिर किसी डिजीज़ का नाम है ये। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि वेस्ट इंडियन लैंटाना ये पहले नंबर पे है। सेंटा मैरिया फीवरफ्यू, सेंटा मैरिया फीवरफ्यू आपने देखा होगा कि ये एक जिसमें वाइट कलर के फूल लगते हैं और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है गांव वगैरह के एरिया में, शहरों में भी, जो वैसे बीहड़ एरिया है जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, उसके शहरों के आसपास के भी एरिया में आप देखेंगे कि ये बहुत तेज़ी से चलती है। और ये कुछ जो है कड़वे टाइप की होती है, इसको जानवर भी नहीं खाना पसंद करते हैं और बहुत तेज़ी से या अदर वहाँ की जो स्पीसीज़ होती हैं उन पे जो है ओवरलैप कर लेती है, वहाँ को घेर लेती है और ये किसी भी तरीके के एरिया में जो है पनप जाती है, कैसा भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर हो। जैक इन द बुश ये है दोस्तों। कॉमन वाटर हायासिंथ, हाँ कॉमन वाटर हायासिंथ बोलते हैं इसको। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, पेलारिस माइनर। आप देखेंगे कि एक जो हमारी बबूल की प्रजाति का ही एक पौधा होता है, प्रॉपर बबूल नहीं होता। आप देखेंगे कि जब आप रोड पे जा रहे होते हैं तो आसपास के जो है रोड के साइड में ढेर सारे वो पौधे ऐसे कवर कर लेते हैं, ढेर सारे उग जाते हैं, वो भी जो है, और वो उनके भी बढ़ने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत तेज़ी से एरिया को कवर कर लेते हैं। वो प्रॉपर बबूल नहीं है तो वही है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और उसमें आप देखेंगे उनमें उस तरीके के कांटे नहीं होते, वो ग्रीन होते हैं सड़कों और आसपास के एरिया में बहुत तेज़ी से कवर करते हैं उसको, तो वो भी जो है इन्वेसिव स्पीसीज है, हमें मालूम नहीं होता। फेलारिस माइनर, निकोटियाना प्लम्बाजिनीफोलिया, निकोटियाना प्लम्बाजिनीफोलिया और यूरेना लोबाटा भी आपने देखा होगा दोस्तों। आपने लगभग इनमें से जो भी सारी इन्वेसिव स्पीसीज हैं आपने सभी देखी होंगी। तो आप ये सारी इन्वेसिव स्पीसीज हैं इनको याद कर लीजिए, बाकी जा करके कुछ और गूगल करिए, उनको भी याद करिए थोड़ा सा, ये आपके एनवायरनमेंट के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी काफ़ी ज़्यादा, कलारीपयट्टू के नाम से है, जो कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी स्टार्ट में, उसके लिए सॉरी दोस्तों। बिग जंप बाय हरियाणा यूथ, जॉइंट लीव फॉर कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है, केरला का मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है केरला का, उसमें जो है अब हरियाणा के बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के बच्चों ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। जब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हुआ था तमिलनाडु में, वहाँ पे हेल्ड किया गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के बच्चों ने कलारीपयट्टू में पार्टिसिपेट किया था इस गेम में। और इस गेम को 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2021 अलॉन्ग विथ गटका, देखिए ये बॉयज एंड गर्ल्स इन हरियाणा हैव टेकन टू कलारीपयट्टू लार्जली प्रैक्टिस इन केरला आफ्टर हिज इंट्रोडक्शन टू द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। 2021 से इन सारे गेम्स को हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ साथ में और कौन कौन से खेल किए गए हैं? गटका जो कि आपका पंजाब में खेला जाता है। मल्लखंभ, आप देखेंगे कि ये खंभा होता है जिस पे जो है जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ करतब करते हैं। उसके साथ में आप देखेंगे कि मल्लखंभ को MP का राज्य खेल घोषित किया गया है। और एक थांगटा है जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है एक तरीके का। तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हरियाणा में आप जानते हैं कि वहाँ 2 से 3 ही चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट होती हैं खेल में, वो जैसे कि हो गई आपकी कबड्डी हो गई, रेसलिंग हो गई और बॉक्सिंग। इसी के लिए हरियाणा वाले बच्चे ज़्यादा इंथुजियाज़म उनमें ज़्यादा रहता है इन्हीं गेम्स के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे कलारीपयट्टू जो है कि मार्शल आर्ट का फॉर्म है केरला का, उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और उसको सीख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे खेल में। और इसमें जो डाइट का खर्च होता है, जो खिलाड़ियों का डाइट का खर्च होता है, वो इन सारे खेलों की अपेक्षा बहुत कम होता है, इनसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये बॉक्सिंग, कबड्डी और रेसलिंग में इनसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इसकी डाइट अलग तरीके की होती है। तो इसकी वजह से भी जो लड़कियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके घर वाले भी जो थोड़ा गरीब भी हैं वो देखते हैं कि रेसलिंग और इन सब के लिए तो हम अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, क्योंकि उनके खाने पीने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से ये कलारीपयट्टू काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि इसका खर्च थोड़ा कम आता है वहाँ पे लोगों को जो है उठाने में थोड़ा सा आसानी होती है इसका खर्च। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि इन कुछ गेम्स के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कलारीपयट्टू और थांगटा गटका, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जल्दी से। ये हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस के लिए भी दोस्तों। कलारीपयट्टू ऑल्सो नोन सिंपली एज कलारी के नाम से जानता है, इज एन इंडियन मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन केरला से इसका शुरुआत हुआ है। स्टेट वन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 11th-12th सेंचुरी। 11वीं 12वीं सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी केरला में। ऑल्सो नोन एज कलारी या कलारीपयट, इसका फोकस जो है हाइब्रिड होता है। ठीक है दोस्तों, कलारी या कलारीपयट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड, फुल कॉन्टैक्ट, सेमी कॉन्टैक्ट। जैसे दो लोग होते हैं तो उनमें जो है फुल कॉन्टैक्ट के साथ में चीज़ें, मतलब कि मार्शल आर्ट होगा, या फिर जो है सेमी कॉन्टैक्ट। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है इसकी? इंडिया है। इसको परशुराम, जो हमारे मेथोलॉजी में माने जाते हैं परशुराम, वो जो है उनको माना जाता है कि इसका क्रिएशन उन्होंने किया था। और ये ओलंपिक वगैरह में ये जो है कोई गेम नहीं है, उसको शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस इन द आर्ट्स ऑफ द बैटल फील्ड। कलारीपयट्टू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? वो होता है प्रैक्टिस इन द आर्ट्स ऑफ द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में दोस्तों इसकी कला का प्रदर्शन करना। ठीक है, इसी के साथ में हम देख लेते हैं जो हमारा थांगटा है। ह्युएन लाल लोंग एक पारंपरिक मैतेई मार्शल आर्ट है। जो थांगटा है ये एक मार्शल आर्ट है। ये ह्युएन लाल लोंग जो कि मणिपुर में खेला जाता है, उसी का ही पार्ट है थांगटा। एक पारंपरिक मैतेई मार्शल आर्ट है, मैतेई लोगों द्वारा। मैतेई का नाम इस टाइम पे आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा मणिपुर में, जब से जो है कियोस चल रहा है वहाँ पे पिछले साल से ही, मार्च के आसपास से ही, तो आपने मैतेई लोगों का नाम बहुत सुना है। तो ये मैतेइयों का मार्शल आर्ट का फॉर्म है। यह भारतीय मार्शल आर्ट में से एक है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर से हुई है। ठीक है, मैतेई भाषा में हुयेन का अर्थ युद्ध है। हुयेन का अर्थ युद्ध है, जबकि लाल लोंग या लैन लोंग का अर्थ जाल, ज्ञान या कला हो सकता है। हुयेन लैन लोंग में दो मुख्य उपरूप शामिल हैं। हुयेन लाल लोंग जो है उसमें दो मुख्य रूप शामिल है। उसमें कौन कौन से? एक थांगटा होता है जिसको हम सशस्त्र मतलब कि शस्त्रों के साथ ये लड़ाई जो है मार्शल आर्ट किया जाता है। दूसरा आपका है सरित साराक, जिसमें निहत्थे युद्ध किए जाते हैं आपस में ही, जो एक तरीके का मल्ल युद्ध होता है, बिना उसमें कोई शस्त्र नहीं होता है, उसमें किया जाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा फैक्ट है दोस्तों कि ये ह्युएन लाल लोंग ये एक जो है पारंपरिक मैतेई मार्शल आर्ट है। इसके दो पार्ट है, इसमें दो तरीके के गेम होते हैं। एक शस्त्र के द्वारा होते हैं, जो शस्त्र के द्वारा होते हैं उनको हम थांगटा कहते हैं, और जो निहत्थे खेले जाते हैं वो सरित साराक कहे जाते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, ह्युएन लाल लोंग के प्राथमिक हथियार थांग का मतलब होता है तलवार, और ता का मतलब होता है भाला। थांग का मतलब तलवार, टा का मतलब भाला। भाले को उसके गैर मिसाइल रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पास से या दूर से फेंका जा सकता है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल है। ढाल और कुल्हाड़ी भी हम शामिल करते हैं इसमें दोस्तों। निहत्थे युद्ध में हाथ से प्रहार, लात मारना, हाथापाई शामिल है। मणिपुर की सांस्कृतिक समानता और म्यांमार के साथ भौगोलिक निकटता के कारण ह्युएन लैंग लोंग का बर्मी बंदों और बंशाय से गहरा संबंध है। बर्मा से भी इसका काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध है थांगटा का। तो ये कहाँ का मार्शल आर्ट है आपका दोस्तों? मणिपुर का है इसका ओरिजिन। यहाँ पे हमने देख लिया। अब आगे हम कुछ और भी देख लेते हैं गटका के बारे में। गतका, हिंदी में गतका कहो, गटका कहो, स्पेलिंग के हिसाब से तो कुछ भी कह सकते हो आप। गटका एक सिखों का पारंपरिक युद्धक कला है।
सिखों की है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का, जब इनका धार्मिक उत्सव होता है तो आपने देखा होगा कि वो ढाल और तलवार लेकर के वो दिखाते हैं, कुछ कलाएं दिखाते हैं, तो वही चीज़ें हैं। ये कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। पंजाब सरकार ने इस भारतीय मार्शल आर्ट गटका को खेल की मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। पहले ये जो है खेल में नहीं आता था, ये अदर फॉर्म में आता था, अब इसको खेल की मान्यता प्रदान कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गटका फेडरेशन की स्थापना 1982 में हुई थी और 1987 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। गटका अब एक खेल या तलवारबाजी प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय है और अक्सर सिख त्योहारों के दौरान दिखाया जाता है। ये भारत और पाकिस्तान, इसका मूल देश दोनों ही है दोस्तों, क्योंकि आप पंजाब का एरिया देख रहे हो तो पंजाब का जो आधा एरिया एक समझ लो कि इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो लोग पंजाबी हैं वहाँ पे पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले, तो आप एकदम से बाइफरकेट नहीं कर सकते कि इनमें से कौन ही एग्जैक्ट मूल इनका कौन होगा। प्रसिद्ध अभ्यासकर्ता गुरु हरगोबिंद थे इनके, अकबर ने भी किया है, ये देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, भाई दया सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिन्होंने इसका जो है इसकी प्रैक्टिस की है। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी। तो जल्दी जल्दी आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। अब आगे हमने कौन कौन सा देखा, थांगटा देखा, गटका देखा, हमने कलारी पयट्टू देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है, तो आप इनको याद रखिएगा कौन कहाँ का है, ठीक है दोस्तों। और मल्लखंभ, मल्लखंभ भी जो है एक खंभा होता है जिसपे चढ़ के कुछ करतब दिखाते हैं जो खिलाड़ी लोग होते हैं, और ये इसको जो है एमपी का राज्य खेल घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चाइना सेज फिलिपाइन वेसल्स इलीगली लैंडेड ऑन डिस्प्यूटेड अटॉल। अटॉल मतलब कि एक आइलैंड कह लीजिए जो कि कोरल रीफ्स वगैरह से निर्मित होती है, ठीक है दोस्तों। तो इलीगली लैंडेड ऑन डिस्प्यूटेड अटॉल, वहाँ का डिस्प्यूटेड अटॉल कौन सा है, स्प्रेटली आइलैंड। स्प्रेटली आइलैंड पे जो है फिलिपाइन की वेसल चली गई इलीगल तरीके से, ये चाइना का कहना है। और वहाँ से उन्होंने कहा कि एक जो है कोई ऐसा इलीगल काम नहीं है, ये एक तरीके का कोस्ट गार्ड पोस्टेड ऑन द विक्सिन प्लेटफॉर्म, ये उसके पर्पज से गई थी कुछ सप्लाई करने के लिए। वहाँ पे कुछ कोस्ट गार्ड्स वहाँ पे लगे हुए हैं फिलिपाइन के, तो उनको कुछ सप्लाई देने के लिए, खाने पीने की चीज़ें और चीज़ों के लिए वहाँ पे गई थी। तो चाइना ने कहा कि ये इलीगल तरीके से वहाँ पे एंटर कर गए हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम ये थोड़े एरिया पे नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि आपका प्लेसेस इन न्यूज़ वाली चीज़ें भी हम देख लेंगे। एक सेकेंड दोस्तों, ये रहा, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये एरिया है, एरिया कौन सा है, ये है आपका स्प्रेटले आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का है वो चाइना उसको क्लेम करता है। ताइवान जो है, चाइना और ताइवान जो रेड कलर के हैं, ये सारे एरिया में चाइना और ताइवान क्लेम करता है। मलेशिया जो ये येलो कलर के हैं, यहाँ पे मलेशिया। वियतनाम ये जो ब्लू कलर का है, ये लाइन, इस पे जो है अपना इसको क्लेम करता है। ब्रुनेई क्लेम करता है जो ये ग्रीन कलर का है, ये देखिए। और फिलिपाइन जो है ये पर्पल कलर का जो है इसको जो है क्लेम करता है। तो ये रहा आपका स्प्रेटले आइलैंड। ये आपका पार्सल आइलैंड, कई बार ये भी न्यूज़ में बना था पहले दोस्तों, तो आपने इसके बारे में भी सुना होगा। तो यही है आपका, और ये है आपका साउथ चाइना सी। इसी साउथ चाइना सी में ही ये स्प्रेटले आइलैंड है, पार्सल आइलैंड भी है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि स्प्रेटले आइलैंड या पार्सल आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अरेबियन सी दे दिया आपको, या आर्कटिक ओशन दे दिया, पैसिफिक ओशन दे दिया, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, या मेडिटेरेनियन सी दे दिया, कुछ भी दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, साउथ चाइना सी में सिचुएटेड है। ये रहा आपका स्प्रेटले, ये रहा आपका पार्सल, और ये हांगकांग है, यहीं पे इसका पोर्ट है चाइना का, ठीक है दोस्तों। और ये है आपका वियतनाम, ये है आपका कंबोडिया, ये है आपका लाओस, ये है आपका थाईलैंड, जहाँ पे लोग खूब जाते हैं, आप समझ सकते हैं। ये है हो ची मिन सिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं बाकी। ये इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ये ऐसा आइलैंड है जिस पे ये सारे के सारे क्लेम करते हैं कि नहीं जो है हमारा इस पे क्लेम है हमारा, और वहाँ पे उसमें ढेर सारे आइलैंड्स है, छोटे छोटे 500-600 समझ लो ऐसे आइलैंड होंगे, जिस पे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग अपना उन्होंने बेस बना रखा है और वहाँ पे अपने सैनिक वगैरह कुछ रख रखे हैं, और हर कोई क्लेम करता है। और लेकिन चाइना का तो आप जानते ही हैं, वो थोड़ा अपने पावर को दिखाने की कोशिश करता है और सोचता है कि सारा का सारा हमारा ही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
दिस इज द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप कह लीजिए। वाई इज फिजिकल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट? ऐसा लगता है जैसे न्यूज़पेपर वालों को, द हिंदू वालों को, और जो आजकल द इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देखिए, ऐसा लगता है अब ये एग्जाम ओरिएंटेड ही अपने आर्टिकल्स बनाने लग गए हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं जो एग्जाम में अब करंट अफेयर से आने लगे हैं कि एक आर्टिकल से ही उठा करके बच्चे उसको लिख दे, पूरा का पूरा आंसर उसका। तो देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या है। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है दोस्तों, तो ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात क्या हुई है कि जो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, हमारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। अब जो हमारा राजकोष है, जिसमें हमारा अभी आप देखेंगे कि 1 तारीख को हमारा बजट आया है, बजट में ही निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, छठी बार जो उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने ये बात कही कि जो हमारा जीडीपी, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, वो जीडीपी के रेशियो में वो कम होकर के कितना होने की संभावना है? वो होने की संभावना है दोस्तों 5.1, जो कि जब हमारा पैंडेमिक था उसके जस्ट बाद ये कितना हो गया था? 9.1 के आसपास हो गया था। 9.1% के आसपास हमारे जीडीपी रेशियो में हो गया था ये फिस्कल डेफिसिट। फिर इसको काफ़ी शार्पली डिक्लाइन करते करते अभी के टाइम पे 2023-24 में कहा गया कि ये 5.8 है, और फिर इसको जो है 5.8% है, और इसका जो है फिर आगे का एस्टिमेट इन्होंने बताया कि हम अगली बारी कितना कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 5.1 2024-25 में हम इसको 24-25 में 5.1 कर लेंगे, 1% हमारे जीडीपी का। तो बात ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, अर्थशास्त्री लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही कम फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने बता दिया, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है उनका मानना था कि इतना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो उन लोग ने सोचा था कि इतना अनाउंस होगा कि 5.3 या 5.4 के आसपास जो है अनाउंसमेंट होगा इस फिस्कल डेफिसिट का। तो इस यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा वही है जैसे कि गवर्नमेंट कितना आय प्राप्त करती है और वो कितना खर्च करती है, उसी के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है, फिस्कल सरप्लस भी हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा दोस्तों कि जब हमारी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो आय है, वो उसके एक्सपेंडिचर से कम होगी। जब उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और उसकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कम होगी, तो वो जो है फिस्कल डेफिसिट वहाँ पे क्रिएट होगा, और उसको अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट उधार लेगी तो उससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी मार्केट में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये थोड़ा कम टारगेट रखा, जिससे कि हम चीज़ों को अपने तरीके से ज़्यादा मैनेज करें, हमें उधार कम लेना पड़े। और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जैसे जब हमने हमारा ये टारगेट अभी जब 5.8 है 2023-24 वाला परसेंटेज में, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यहाँ पे जो है जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, बाहर से जो हमने उधार लिया है, गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है हमारी कंट्री में, जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं उनसे जो गवर्नमेंट उधार लेती है, तो वहाँ से उधार लेकर के इसको जो है पूरा करने की कोशिश ज़्यादा की गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी के लिए वो कह रही है कि हम जब ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो कम रख रहे हैं, यहाँ पे हम टैक्स से रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करेंगे, जिससे हमें उधार लेने की उतनी ज़रूरत ना पड़े और उधार हम कम लें। और जो इकोनॉमिस्ट वगैरह लोग हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को उधार लेने, वो लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट थोड़ा टारगेट रखेगी, उधार लेने का थोड़ा ज़्यादा टारगेट रखेगी, लेकिन उधार लेने का टारगेट भी गवर्नमेंट ने थोड़ा उससे कम ही रखा है। तो थोड़ा सा हम फैक्चुअल चीज़ों को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात हुई कि व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो उसके रेवेन्यू से, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल सरप्लस क्या हो गया? फिस्कल सरप्लस आपका हो गया कि जब उसकी आय ज़्यादा हो उसके खर्चे से, ठीक है, तो उसके पास सरप्लस बचेगा, उसके पास ज़्यादा बचत होगी। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करके कि हम जो है फिजिकल सरप्लस में आए, उसकी जगह वो सोचती हैं कि हमारा एक बैलेंस बना रहे। बैलेंस भी ना बनाने की जगह वो ये सोचती हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको कम से कम किया जाए। तो यहीं पे गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है यहाँ पे। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे हम बात कर लेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने जो सोचा है कि हम टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो इस बारी का गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हम पूरे साल में कितने ज़्यादा टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। वो कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का टारगेट है 2024-25 का कि हम 26.2 लाख करोड़, 26.2 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट
क्या करेगी दोस्तों, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करेगी, ठीक है। और टोटल हमारे रेवेन्यू कितना चाहिए, टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, 30.8 लाख का, लगभग 31 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे पास। तो उसमें से मैक्सिमम कितना होगा, 26.2, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स से जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को फिर कम उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए टोटल जो है 30 लाख हमारा है कि हमारे पास आय आएगी हमारे गवर्नमेंट के पास 30 से 31 लाख करोड़ के आसपास। और हमारा टोटल बजट हमने कितना बनाया है, बजट हमने दोस्तों बनाया है 47.66 लाख, 47.66 लाख का बजट बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 30-31 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है और हमारा खर्चा क्या होगा, वो 47-48 लाख करोड़ का होगा। तो इसके बीच का जो डेफिसिट है वो हमें जो है कहीं से बोरो करके, कहीं से उधार लेकर के उसको जो है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इतना एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट को करना ही करना है। और बात ये कही जा रही है कि गवर्नमेंट जैसे अब की बारी उन्होंने ये कहा है कि हम जो कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा खर्च करेंगे, कि जैसे पेंशन वगैरह पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, उसकी जगह वो इन चीज़ों को थोड़ा सा, और जैसे सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, खाने पीने की सब्सिडी वगैरह काफ़ी ज़्यादा दे देती थी, तो इन सब पे थोड़ा, और हेल्थ वगैरह पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे देती थी। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इन पर थोड़ा सा हम कम करके हम अपने कैपिटल फॉर्मेशन पे ज़्यादा काम करें, उन पे थोड़ा कम भी करेंगे तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फैक्ट बताया गया है कि व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता दिया और उसका ये फैक्ट बता दिया कि इतना इतना कम होगा तो इतना गवर्नमेंट को इतने लाख करोड़ उधार लेना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है उस बजट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है दोस्तों हमने लोन ले रखा है, हमारी गवर्नमेंट ने जो ऋण ले रखा है उसका जो वो इंटरेस्ट रेट देती है, उसका जो ब्याज देती है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे पूरे ओवरऑल बजट में, उसके लिए एलोकेशन होता है। अब की बारी आपने देखा होगा तो लगभग पूरे बजट का 24% के अराउंड, 24 से ज़्यादा ही है, 24% के अराउंड, 24 to 25% के अराउंड आप समझ रहे हैं, एक चौथाई बजट पूरा का पूरा किस में जा रहा है हमारा, वो जा रहा है इंटरेस्ट रेट को पे करने में। लगभग 11 लाख से 12 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट देगी इंटरेस्ट रेट को पे करने के लिए, टोटल हमारे 47.66 लाख करोड़ के बजट में से। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना कितना ज़्यादा हाई है हमारे लिए। और आगे इसी बात पे क्या कही जा रही है दोस्तों कि जैसे दो चीज़ें होती है, एक हो गया फिजिकल डेफिसिट, दूसरा आपका हो गया नेशनल डेट, ठीक है, जो राष्ट्र का ऋण है, और दूसरा आपका राजकोषीय घाटा है, इनमें डिफरेंस होता है। जो आपका राजकोषीय घाटा होता है वो हम जीडीपी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जीडीपी का कितना परसेंटेज है, और उसको हम कैसे देखते हैं कि ये कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, कितना गवर्नमेंट ने खर्च किया और उसकी कितनी आय आई, उसके जो है डिफरेंस के बेस पे हम देखते हैं कि ये जो है फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का। और जो हमारा नेशनल डेट होता है वो एक तरीके का लगातार कई सालों का एक्यूमुलेशन होता है हमारे ऋणों का, जो हम ऋण लेते हैं, गवर्नमेंट हमारी जो ऋण लेती है उसका एक्यूमुलेशन होता है, उसी के साथ में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए, उसके गैप को पूरा करने के लिए जो ऋण लेती है उसको भी हम उसमें जोड़ते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का हमने कितना ऋण लिया हुआ है वो दिखाता है हमारा आपका नेशनल डेट, ठीक है। और आपका जो है जो क्या कहते हैं फिजिकल डेफिसिट होता है वो दिखाता है जीडीपी के रेशियो में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जीडीपी के रेशियो में कितने परसेंट में फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट रखेगी, उसने बोला है कि वो रखेगी 5.1% के जीडीपी रेशियो में। और हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है दोस्तों कितना सरकार खर्च कर रही है और उसको कितना आय प्राप्त हो रही है, उसी का जो अंतर होता है वो आपका फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात मैंने पूरी आपको क्लियर कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे देखिए द नेशनल डेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ओज इट्स लेंडर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पे उसके उधारदाताओं के प्रति उसकी कितनी लायबिलिटी बनती है, कितना जो है उसने उससे ऋण ले रखा है, तो वो ही दिखाता है हमारा नेशनल डेट को। जैसा कि मैंने आपको बताया, द नेशनल डेट इज यूजुअली द अमाउंट ऑफ डेट that a government has accumulated over many years of running fiscal deficit and borrowing to bridge the deficit। कई सालों का फिजिकल डेफिसिट जो हमारा चलता चला आ रहा है दोस्तों, उसी को गैप करने के लिए गवर्नमेंट लगातार उधार लेती रहती है और उसका फिर इंटरेस्ट भी पे करने के लिए पता चले कि जितना हमने उधार लिया है दोस्तों
अब उसका हमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है कि उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमें उधार लेना पड़ रहा है, तो ये हालत हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कई सालों का फिजिकल डेफिसिट होता है इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट हमारी जो उधार लेती रहती है वही एक्यूमुलेट होकर के, एकत्रित होकर के हमारे पूरे नेशनल डेट को दिखाती है। The fiscal deficit is generally expressed as a percentage of country's GDP since it is believed that the figure shows how easily the government will be able to pay its lenders। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है वो जितना ही कम होता है दोस्तों, तो ये क्या दिखाता है, हमारी कंट्री की एक तरीके की मजबूती को दिखाता है कि ये कितने आसानी से इसके जो उधार देने वाले लोग हैं उनको फिर से ये पे कर देगी। अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है हमारे जीडीपी के रेशियो में, तो ये वहाँ पे जो है ये माना जाता है कि जो इसके उधार देने वाले लोग हैं उनको अपना पैसा वापस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें उधार मिलने में भी और एक सही रेट में उधार मिलने पे भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, द हायर अ गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी द लेस लाइकली इट्स लेंडर विल बी पेड बैक विदाउट ट्रबल। कंट्रीज विथ लार्जर इकोनॉमीज कैन रन हायर फिजिकल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ मनी। आप जैसा जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेट में चल रही हैं, फिजिकल डेफिसिट में भी चल रही है। जो अमेरिका है, अमेरिका का टोटल आप डेट देखेंगे दोस्तों ना तो 725-26, आप समझ रहे हैं 725 से 26, 725-26% उसके जीडीपी रेशियो में इसका डेट है पूरा का पूरा। मतलब उसके पूरे जीडीपी से इतना परसेंट 725-26% जो है इनका डेट उनके ऊपर है, अमेरिका वालों के ऊपर, उनके जीडीपी का। ठीक है, मान लीजिए आपकी जीडीपी 100 करोड़ की एक छोटे से टर्म में देखते हैं तो आपके ऊपर उससे ज़्यादा डेट कितना है, डेट कितना है आपका कि 726 करोड़ का आपके ऊपर डेट है उसके अलावा। मतलब आपके जीडीपी के रेशियो में इतना ज़्यादा आपके ऊपर डेट है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जीडीपी रेशियो में जो डेट होता है किसी कंट्री के ऊपर, और इंडिया पे के ऊपर जो है आप मान लीजिए कि अभी के टाइम पे 80 से 82% है। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, अदर कंट्रीज़ अगर बड़ी कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो 82-83% के आसपास होगी। लेकिन आईएमएफ ने अभी अभी जो कहा था कि हमारा जो है जो फिजिकल डेफिसिट है वो जो है जो हमारा डेट है, जो पब्लिक डेट है, सार्वजनिक ऋण है गवर्नमेंट का, वो हो जाएगा हमारा मीडियम टर्म में 100% हमारे जीडीपी का। ठीक है, तो इसको लेकर के इस इशू को लेकर के कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि ये सही आंकड़ा जो है आईएमएफ ने, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया था। तो चलिए ये मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया दोस्तों। अब इसके आगे देख लेते हैं ये अगली बात क्या कह रहे हैं। हाउ डज गवर्नमेंट फंड इट्स फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट जो है अपना जब उसका घाटा होता है तो उसको किन किन चीज़ों से वो फंड करती है। पहली चीज़ जैसे हो गई कि वो ऋण ले लेगी लोगों से। ठीक दोस्तों, क्या करेगी, वो उधार ले लेगी, बोरो कर लेगी वो जो कॉमर्शियल बैंक वगैरह हो गए, लोग हो गए, जो प्राइवेट कंपनीज हो गई, उनसे जो है उधार ले लिया गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज टैक्स कलेक्शन से जो है उसका फिजिकल डेफिसिट को कवर करने की कोशिश करेगी। तीसरी चीज, जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई आरबीआई आप पैसे छाप दो हमारे लिए, हम उससे अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट आरबीआई को पैसे छापने के लिए कह देगी तो आप नॉर्मल जानते हैं कि अगर आरबीआई पैसे छाप के एक्स्ट्रा पैसे छाप दिए तो मार्केट में ज़्यादा पैसे आ गए तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन हाई होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये वाला ऑप्शन जो आरबीआई से पैसे छपवाने का है ये उतना ज़्यादा फीजिबल और उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ से गवर्नमेंट अपने फिजिकल जो राजकोषीय घाटा होता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब इसमें क्या क्या बताया गया है दोस्तों। इन ऑर्डर टू फंड इट्स फिजिकल डेफिसिट द गवर्नमेंट मेनली बोरोज मनी फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट वेयर लेंडर्स compete टू लेंड टू द गवर्नमेंट बाय परचेजिंग बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, जैसा आप जानते हैं, नाम सुना, जीसेक हम बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। तो ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है लोगों से उधार लेने के लिए। गवर्नमेंट की अब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर ले लिया, वहाँ पर जाके बॉन्ड उन्होंने इशू किया है, वहाँ पर इन्वेस्ट किया उन्होंने और कंपनी कल को भाग गई, फिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। विजय माल्या की कंपनी में किंगफिशर ने मान लो किसी ने लगा दिया था दोस्तों, नीरव मोदी में लगा दिया था उनकी कंपनी में, और कल को ये
वो लोग देश ही छोड़ के भाग गए, तो मुश्किल किसको आएगी? जिन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जाने वाली है, रहेगी इंडिया में ही। ऊपर से गवर्नमेंट के साथ में क्या है, उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ज़्यादा सेफ क्यों है? क्योंकि जब लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो क्या करेगी? उसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे गवर्नमेंट को, तो उसे कह देगी आरबीआई को, भाई तुम आरबीआई पैसे छाप दो, हम लोगों को जो हमने ऋण ले रखा है, हमने बॉन्ड जारी करके जो इशू करके ऋण लिया था, हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये भी चीज़ कह सकती है। तो इसलिए लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है तो होता है गवर्नमेंट के बॉन्ड में, तो इसलिए लोग कम्पीट बहुत ज़्यादा करते हैं उसके बॉन्ड को खरीदने के लिए। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो खरीद लेती हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड को। अब जैसा कि in purchasing bond issued by the government in 2024-25 the center is expected to borrow a gross amount of 14.13 लाख करोड़, 14.13 लाख करोड़ जो है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बॉन्ड जारी करके 14 करोड़ जो है 14 लाख करोड़ हम जो है पैसे जुटा लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात कही जा रही है लाख करोड़ फ्रॉम द मार्केट विच इज लोअर देन इट्स बोरोइंग गोल फॉर 2023-24। जैसा कि 2000 अभी यहीं पे बताया कि इस बारी का उन्होंने जो फिजिकल डेफिसिट का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा जीडीपी से कम रखा। पिछली बार जैसे अभी 2023-24 का 5.8 है और 2024-25 का उन्होंने रखा हुआ है कितना, 5.1। तो इसके लिए उन्होंने क्या ये दिया हुआ है अपना आर्ग्यू, क्या तर्क क्या दिया है कि हम जो है टैक्स से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करेंगे, ना कि हम जो है उधार ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस बारी जो ये 14.13 करोड़ का 14.13 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट का टारगेट है उधार लेने का बैंकों वगैरह से, कॉमर्शियल बैंक और बॉन्ड जारी करके, वो पिछली बारी की जो 2023-24 का है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है ये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो है टैक्स बढ़ा करके पैसे लेने की कोशिश करेगी ज़्यादा। As it is expected to fund its spending in 2024-25 through highest GST collection, जो कि मैंने आपको बता दिया, economists were expecting that the government would set a borrowing टारगेट ऑफ अबाउट 15.6 लाख। कम से कम जो अर्थशास्त्री लोग थे वो सोच रहे थे कम से कम ये 15 से 16 लाख करोड़ के बीच में गवर्नमेंट हमारी टारगेट रखेगी उधार लेने का बॉन्ड के जरिए से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट कितना रखा फाइनली, वो रखा 14.13 लाख करोड़ का। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके आगे भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे द आरबीआई में बात क्या होती है, इट शुड बी remembered that central banks such the Reserve Bank of India are also major player in the credit market, although they may not always directly purchase government bonds। जो हमारा आरबीआई होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली जाकर के जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसको जाकर के खरीदे। हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो देखिए दो पॉलिसीज़ होती है, एक फिजिकल पॉलिसी हो गई जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, दूसरी हो गई मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा सेंट्रल बैंक चलाता है, सेंट्रल बैंक। और ये दोनों ही पॉलिसीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कोरिलेट होती हैं आपस में। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे फिर हमारे आरबीआई के पास में जाती है, तो आरबीआई इनडायरेक्ट तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी और हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी ये हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको जो है देखती हैं वो उन सारी चीज़ों को। तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो नॉर्मली जो इन्फ्लेशन वगैरह होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में, कि मार्केट में कितना पैसा होगा, पैसे का कितना इनफ्लो होगा, मार्केट से कब पैसा खींचना है, मार्केट में कब पैसा छोड़ना है, तो इन सारी चीज़ों को हमारी आरबीआई देखती है अपने तरीके से। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और वो मार्केट से पैसा लेती है तो हमारी आरबीआई क्या कर सकती है कि वो डायरेक्ट जाकर के गवर्नमेंट से जो है वो बॉन्ड ना खरीद करके मार्केट में स्टेबिलिटी बनाने के लिए वो सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सेकेंडरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट होता है दोस्तों। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जब बॉन्ड जो है कॉमर्शियल, मान लीजिए एसबीआई ने खरीद लिया, एक्सिस बैंक ने खरीद लिया, जो और सारी बैंक है कॉमर्शियल बैंक, उन्होंने खरीद लिया गवर्नमेंट का बॉन्ड और उनको गवर्नमेंट को पैसे दे दिए उन्होंने, तो एक्सिस बैंक या एसबीआई इनसे जाकर के जब हमारी आरबीआई वो बॉन्ड ले लेती है, उसको सेल और परचेज करती है, तो उसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कि हमारी आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में जाकर के, द्वितीयक बाजार में जाकर के सिक्योरिटी का सेल और परचेज कर रही है। और इसी ही चीज़ को जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ में सिक्योरिटी का, प्रतिभूतियों का लेन देन जब करती है, उसी को हम ओएमओ कहते हैं। ओएमओ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ से वो टर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है,
खुला बाजार परिचालन, हिंदी में हम इसको खुला बाजार परिचालन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वो जब हमारी, इसका मतलब सीधा सीधा कि हमारी आरबीआई जब और बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है तो उसको हम खुला बाजार परिचालन कहते हैं। तो ठीक है, ये टर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसके आगे जो गवर्नमेंट की बात करें, सो व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट इट इज नॉट बोरोज फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स बट ऑल्सो इनडायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ठीक है, इनडायरेक्टली ये सेंट्रल बैंक से लेती है कि जब बॉन्ड इशू करा और उन्होंने अदर बैंकों, स्टेट बैंक या आरबीआई, एसबीआई वगैरह से ले लिया, तो बाद में जब आरबीआई को लगता है तो वो क्या करेगी कि वो जा करके एसबीआई और इन सबसे कहेगी कि आप अपने बॉन्ड्स को हमारे पास में भेजिए, हम आपको इसके बदले में पैसा देंगे। और जब क्या करेगी, उसको मार्केट में पैसा इनफ्लो करना होगा तो वो जो है एक तरीके से पैसे छाप करके उन जो है सारी बैंक्स को दे देगी और वो बॉन्ड को खरीद लेगी। तो इस तरीके से वो मार्केट में जो है ज़्यादा पैसों को इन्फ्लो करवा देगी आरबीआई, अगर उसको लगता है कि कुछ इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव को देखना है उसको। तो ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली वो सेंट्रल बैंक से ले लेती है हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड को दे करके। द आरबीआई परचेजेस दिस बॉन्ड थ्रू व्हाट आर कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, आगे हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर्ड द टू बी रिस्क फ्री एज द गवर्नमेंट कैन अंडर द वर्स्ट केस सिनेरियो गेट हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है दोस्तों, कि वही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ले सकती है, इसका काफ़ी सेफ होता है गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है, क्योंकि वो आरबीआई से लास्ट में हेल्प ले सकती है अगर उसके पास कोई चारा नहीं बचता है तो। As a government's finances worsen, demand for the government's bond begins to drop, forcing the government to pay a higher interest rate to lenders and leading to higher borrowing costs for the government. ठीक है दोस्तों, the bigger problem is rate at which they are able to borrow the money. यहाँ पे बात यही कही जा रही है कि जब लोगों को ये पता चल गया कि गवर्नमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, कि अभी गवर्नमेंट जो है इसको फाइनेंस कर सकती है सही कि नहीं कर सकती है, चीज़ों को सही से मैनेज कर सकती है कि नहीं, वित्तीय रूप से गवर्नमेंट की हालत ख़राब चल रही है, उसके पास पैसे कम है, तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज कर जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, और फिर डिमांड डिक्रीज करने पे गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे थोड़ा लोगों को लालच आए कि हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड को ले लेते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता, या जो बॉन्ड का रेट है उसका फेस वैल्यू है उसको कम करना पड़ जाए गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये चीज़ें कही जा रही हैं। तो इससे जो है जो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट है, खरीदने का जो इसकी लागत आती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसीलिए ये कम होनी चाहिए, इसकी वजह से गवर्नमेंट को उधार लेने में आसानी होगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ मच इट कॉस्ट गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये भी जो है इस चीज़ को प्रभावित करती है कि गवर्नमेंट को कितने रेट पे मार्केट से पैसे मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो है इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक लेंडिंग रेट्स विच वर नियर जीरो इन मेनी कंट्रीज बिफोर द पैंडेमिक। देखिए, जब पैंडेमिक आया 2019 में कोविड आया था, तो उसके पहले क्या था, जो सेंट्रल बैंक लेंडिंग रेट थे, जो सेंट्रल बैंक्स उधार देती थी, उनका जो रेट था, उनका इंटरेस्ट रेट था, वो लगभग जीरो के आसपास था। लेकिन जैसे पैंडेमिक हुआ उसके बाद में फिर जो है सारी सेंट्रल बैंक्स ने, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया। तो इसकी वजह से भी जो कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट को बोरो करने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसी को ही कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फिस्कल, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसका जो है ये रेशियो रखा हुआ है कि हम इसको 5.1 तक लेकर के आएंगे। आगे देखते हैं, व्हाई डज द फिस्कल डेफिसिट मैटर। ये जो है फिस्कल डेफिसिट मैटर क्यों करता है। पहला रीजन क्या है दोस्तों, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसके लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत मैटर करता है। हमारे पास फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा और बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट मजबूरी में जा करके उधार लेगी। इससे जो है क्या होगा, और फिर वो पैसे को मार्केट में इन्फ्लो करवा देगी, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा ज़्यादा
बढ़ जाता है। When a country's government runs a persistently high fiscal deficit, this can eventually lead a higher inflation as the government will be forced to use fresh money issued by the central bank. जब गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, बहुत लंबे समय से वो राजकोषीय घाटे में चल रही है, तो फिर लास्ट में क्या करेगी, उसको पूरा करने के लिए फिर आरबीआई के पास जाएगी और कह देगी सेंट्रल बैंक के पास कि भैया आप पैसे छाप दो, हम जो है इसको अपना पूरा कर लें, कम से कम बहुत लंबे समय से फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। तो इससे क्या होगा, नया पैसा मार्केट में आएगा, तो अब जो चीज़ें आपको 50 रुपए की मिल रही है वो 100 रुपए की मिलने लग जाएंगी, तो इन्फ्लेशन मार्केट का बढ़ जाएगा। तो ये एक रीज़न हो जाता है कि हमें फिस्कल जो है डेफिसिट को कम रखना है इस वजह से भी। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि फ्रेश मनी इंजेक्शन, जैसे नई मुद्रा जब मार्केट में आ जाती है तो उससे भी प्रभावित होता है हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, द फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो सिग्नल्स to the market the degrees of fiscal discipline maintained by the government. A lower fiscal deficit may thus help improve the ratings assigned to the Indian government's bond. जो फिस्कल डेफिसिट जब हमारा कम रहेगा तो जो हमारे गवर्नमेंट की रेटिंग है, जो इंडियन गवर्नमेंट की रेटिंग है, वो बाहर के भी मार्केट में जो है अच्छी होगी। बाहर के मार्केट में अच्छी होगी तो हमारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको जो है, अगर गवर्नमेंट जैसा अभी हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम बाहर के भी लोगों को अपने बॉन्ड को हम अपने बॉन्ड को बेचें और बाहरी जो मुद्रा है उसको भी हम प्राप्त करें, तो इसकी वजह से अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा ज़्यादा होगा तो लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर, तो इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे यहाँ। तो इसको देखते हुए भी जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो कम होना चाहिए। जैसा कि अभी IMF ने कह दिया कि इंडिया जो है, इंडिया का 100% जो है जीडीपी इंडिया का जो सार्वजनिक ऋण है वो 100% ऑफ जीडीपी हो जाएगा मीडियम टर्म में। तो इसको लेकर के भी फिर गवर्नमेंट ने इशू उठाया कि भाई ऐसा कहोगे तो फिर लोगों का तो भरोसा हमारे यहाँ पे हमारे मार्केट में नहीं रहेगा। और ये जो है, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट मजबूत है तो ये जो हमारे उधार देने वाले लोग हैं, जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, इनको भी जो है कॉन्फिडेंस आता है और वो सोचते हैं कि हाँ हम थोड़ा और ज़्यादा उधार दे सकते हैं गवर्नमेंट को, तो वो सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे आते हैं दोस्तों। और इसी के साथ में ही अब जैसा कहा जा रहा है कि अगर टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट लेने की कोशिश करेगी इस बारी, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम टैक्स को बढ़ा करके लेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा करके अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा ज़्यादा करना चाहेगी और उधार कम लेना चाहेगी, तो एक पक्ष तो ये है इसका कि हाँ भाई हम जो है फिस्कल डेफिसिट को कम रख पाएंगे और हमारा जो उधार है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष वही ये कह रहा है कि आप टैक्स जब लोगों पे बढ़ा देंगे, कंपनीज पे लोगों पे टैक्स बढ़ा देंगे, तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ जो है धीमी पड़ सकती है, क्योंकि जब लोगों के पास जो है टैक्स ज़्यादा ले लेगी उनसे गवर्नमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कम पैसे बचेंगे। जो प्राइवेट कंपनीज हैं और भी लोग हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट पे उसका असर पड़ेगा और अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा दोस्तों, तो वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ पे भी उसका असर आराम से पड़ेगा। आप जानते हैं कि कहीं पे अगर किसी ने प्लांट लगाया है तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी देगा, रोजगार देगा तो लोगों को सैलरी भी देगा, वो सैलरी देगा तो लोग जाकर के मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। लोग जो सिर्फ और सिर्फ पहले चावल से ही काम चला रहे थे, अब वो जो है दूध, दही और कुछ नई नई आइटम्स जो है मार्केट से खरीदने लग जाएंगे, तो इन सब का जो मार्केट है वो ही बूस्ट करेगा। तो इससे जो है सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, कोरिलेट करती हैं बहुत ही क्लोजली। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, और वो मैंने सारा का सारा आपको यहाँ पे समझा दिया है। और यही यहाँ पे कहा जा रहा है, ये टैक्स वगैरह की बातें कही जा रही हैं, और ये मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी बात आपको यहाँ पे बता दी है। तो चलिए इसी के साथ में अब ये इस आर्टिकल को हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, ये नीचे वाली लाइन में, ये अगर आप कहें तो मैं इसको भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि बात क्या कही जा रही है। व्हाट लाइज अहेड, मतलब आगे का हमारा क्या रास्ता होगा, आगे हमारे क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने आपको टैक्स का बता दिया। और दूसरी चीज़, The center expect tax collection to rise by 11.5% in 2024-25। 2024-25 में 11%, 11.5% की बढ़ोतरी की सोच रही है गवर्नमेंट कि हमारे टैक्स कलेक्शन में 11.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी 2024-25 में। It has also projected a cut in expenditure on fertilizer। फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उसमें भी जो है कट करने की बात कही है कि हाँ इस वजह से भी जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। दूसरा, कितना कट करेगी फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, फ्रॉम 1.88 लाख करोड़ इन 2023-24 से ये कम करके 1.6 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़ का बजट इस बारी दिया
फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पे, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, जो कि इसके पहले क्या था दोस्तों 1.88 लाख करोड़ था। तो इसमें इतनी कमी आई तो उससे भी हमारे उस पर फिजिकल डेफिसिट पे असर पड़ेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि जो फूड सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसको भी कम करने की बात की गई है कि 2.212 लाख करोड़ जो था, 12 लाख करोड़ जो हमारा था उसको कम करके गवर्नमेंट करने की बात कर रही है कि हम 2.05 लाख करोड़ करेंगे। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ों पे वो जो है कम करने की बात कर रही है कि हम इन चीज़ों से कम करके अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है कंसोलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे वाई इज फिजिकल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी के सारे फैक्ट बता दिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, यहाँ पे मैंने सारा ही कवर कर दिया है। तो इन सारी सब्सिडीज पे भी, फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी, इन पर भी गवर्नमेंट कम करके अपने और टैक्स कलेक्शन को बढ़ा करके फिजिकल डेफिसिट को कम करने का प्रयास करेगी। और इस पे जो है जो अर्थशास्त्री लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कही है तो उसको भी हमने देख लिया। और आप जैसा जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ पे जो है उनके ऊपर डेट तो बहुत ज़्यादा है। चाइना ही देख लीजिए, लगभग 300% के आसपास जो है उसके जीडीपी के रेशियो में उसका जो है डेट है उसके ऊपर। आपको जैसे मैंने बता दिया कि 725% 25-26% जो है इतना ज़्यादा डेट है अमेरिका के ऊपर उसके जीडीपी के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ये दी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल था आज का दोस्तों, दी हिंदू का। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला हम चल लेते हैं जल्दी से। मालदीव्स फॉर्मली रिक्वेस्ट इंडिया टू शेयर डिटेल्स ऑफ कोस्ट गार्ड एक्शंस। अभी क्या हुआ था कि जो वहाँ की कुछ फिशिंग वेसल्स थी उस पर जो उनके इकोनॉमिक जोन में जा रही थी, जो मालदीव का इकोनॉमिक जोन था उसमें जा रही थी, तो वहाँ पे हमारे इंडियन के जो कोस्ट गार्ड थे वो जाकर के अचानक से चढ़ गए उस पर। और इसी के चलते जो है उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में आप बताओ कि ऐसा आपने क्यों किया, हमारी टेरिटरी में आकर के आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, एक होता है EEZ, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसी भी कंट्री का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। वो कितना होता है, वो उसके कोस्ट से 200 माइल तक होता है दोस्तों। 200 माइल तक उसका जो है पूरा अधिकार होता है कुछ भी वहाँ पे उसके अपने टेरिटरी में करने का। समुद्र 200 माइल तक, समुद्र में 200 माइल तक जो है उसका EEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो वहीं पे ही उनकी वेसल्स घूम रही थी और वहाँ पे कोस्ट गार्ड जब चढ़ गए तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई आपने ऐसा क्यों किया। देखिए आगे देखते हैं। ऑन January 31 द इंडियन आर्मी इंटरप्रेटेड a Maldivian fishing boat engaged in fishing activities with the Maldives Special Economic Zone EEZ located 70 nautical miles northeast of Dhindhoha Alifu Atoll, the Maldives Defense Ministry claimed in a statement। ये जो है क्लेम किया हुआ है वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे मैंने EEZ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक बार दिखा दी है। और ये क्लैशेस लगातार बने हुए हमारे जो है मालदीव के साथ में, तो वो थोड़ी सी फॉलो अप के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। EEZ कितने तक होता है दोस्तों हमारा, ये UN क्लॉज जो हमारा है, देखिए ये आपको बताते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अनक्लॉज UN क्लॉज ऑन लॉ ऑफ द सी, जो सी पे जो है UN का लॉ है उसके अनुसार EEZ भौगोलिक सीमा से अलग एक सामुद्रिक क्षेत्र है जो विशेष कानूनी शासन के अधीन है, जिसके अंतर्गत तटवर्ती देशों और अन्य देशों के अधिकार क्षेत्र इस कानून द्वारा परिभाषित हैं। यह सीमा आमतौर पर तट से 200 समुद्री मील तक फैली हुई है, जिसके भीतर तटीय राज्यों को अन्वेषण करने और इस क्षेत्र के संसाधनों, जीवित और गैर जीवित दोनों का दोहन, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार होता है किसी भी कंट्री का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपको बताया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जल्दी से आप कवर अप कर लेते हैं। एलिफेंट कैप्चर्ड इन केरला फाउंड डेड ऑन अराइवल एट अ बांदीपुर टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। एलिफेंट थे जिनको कैप्चर किया गया था केरला में, उनको फिर लाया जा रहा था बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। जब सब कुछ होकर उनको ट्रैंक्विलाइजर दिया गया था। जब किसी भी जानवर को, ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है उनको जो है कंट्रोल में करने के लिए कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो इनको दिया गया था और फिर ये उनको वहाँ से उठा करके यहाँ पे लाया गया था और फिर इनको छोड़ने ही वाले थे बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कि इनकी मौत हो गई। तो इस पर कुछ लोग का कहना है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कि ये जो है ज़्यादा ट्रैंक्विलाइजर जो है हाथियों को दे दिया था, इस वजह से उनकी मौत हो गई। ये 25 साल का था ये हाथी। तो हम देख लेते हैं इसी के साथ में जो हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ये देखिए ये कहाँ पे है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व विच इज़ अ ट्राई जंक्शन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि
जब कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कहाँ पे कितनी मौत हुई है, हमारे लिए इससे ज़्यादा मैटर करता है वो कौन सी जगह पे है और हम उसके पूरे एरिया पे हमारा पूरा फोकस चला जाता है कि वहाँ पे क्या क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस संख्या के अलावा। तो थोड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए ये हमारी तैयारी हमें थोड़ा इनसेंसिटिव भी बनाती है इसके साथ में, जबकि हमारे पास इथिक्स का पेपर अलग से है लेकिन उसको भी पढ़ने के लिए लोग जो है अलग ही टेंट्रम करते हैं। देखिए, ट्राई जंक्शन टाइगर रिजर्व विच इज़ अ ट्राई जंक्शन एंड अबट्स वेनाड इन केरला एंड मुदुमलाई इन तमिलनाडु। वयनाड केरला के वयनाड में और जो है मुदुमलाई तमिलनाडु, और ये जो है इसके क्या कहते हैं बांदीपुर, ये जो है पूरे तीनों ट्राई जंक्शन पे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका निक नेम क्या था? थानेर कोम्बान, थानेर कोम्बान था इस हाथी का दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। साउथ का पूरा ये एरिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व। दूसरा ये आपका है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपका कर्नाटका में भी आ रहा है। ये आपका वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला की तरफ है, देख लो दोस्तों। ये आपका तमिलनाडु भी है। ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये देखिए ये है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इसके पहले मैंने मुदुमलाई टाइगर जो अपने सामने एकदम से पिक आई थी कि पहले ही पेज पे है, वो कहाँ का? मुदुमलाई का था। MM हिल्स के बारे में भी हमने बात करी, वो कहाँ पे? तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका, आप ये कहो केरला। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनसे जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बारी ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन से हैं आसपास। बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई। रिवाइज करने से ही चीज़ें याद होती है दोस्तों। देखिए, अबाउट बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1930s, 1930 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया अभी पिछले साल ही 2023 में 50 वर्ष पूरे हो गए, तो इस वजह से भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन 1973 में इसको टाइगर रिजर्व हमने बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में हमने इसको 1973 में बनाया था टाइगर रिजर्व। इट इज सिचुएटेड इन 2 कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट। वो कौन कौन सी हैं? कर्नाटक कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट कौन सी? मैसूरू एंड चमारजंग नगर दोस्तों, देख लेना, मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैसूरू और चमारजंग नगर में, और ऑफ कर्नाटका एंड लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ द स्टेट। ट्राई जंक्शन पे है, 3 ट्राई मतलब 3, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे है ये, और ये 2 जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज सराउंडेड बाय नागरहोल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट काबिनी रिजर्वॉयर सेपरेट्स द 2 तमिलनाडु, और जो है इन द नॉर्थ वेस्ट काबिनी रिजर्वॉयर सेपरेट्स द 2, इसको इन दोनों को सेपरेट करती है काबिनी रिजर्वॉयर। आगे देखते हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु इन द साउथ, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका केरला का है इन द साउथ वेस्ट। दिस एरिया हैज द रिवर काबिनी इन इट्स नॉर्थ एंड रिवर मोयार इन इट्स साउथ। फ्लोरा, इसके फ्लोरा फाना, वहाँ पे घास पत्तियाँ क्या होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप ये वेस्टर्न घाट का पार्ट मान लीजिए इनको, तो इसको हिसाब से इट कंप्राइजेस डाइवर्स वेजिटेशन ऑफ ड्राई डेसिडुअस टू ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस। ठीक है, ट्रॉपिकल मिक्स्ड और ड्राई डेसिडुअस इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें दोस्तों। इट इंक्लूड्स रोजवुड, इंडियन कीनू ट्री, सैंडलवुड, इंडियन लॉरेल, क्लम्पिंग बैम्बू एंड जॉइंट क्लम्पिंग बैम्बू ETC। और यहाँ पे फौना क्या मिलती है? इट इज़ अ शेल्टर फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट। एक आपकी फ्लोरा होती है, तो आप समझ लो फ्लोरा से याद करोगे फूल पत्तियों और जो घास पौधे होते हैं इनके बारे में है, और आपका फौना क्या होता है? वहाँ पे जो स्पीशीज़ वगैरह होती हैं। तो ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट का कहाँ पे है? आपका जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है, जो है साउथ एशिया का दोस्तों। ठीक है, इट कंप्राइजेस अदर मैमल सच एज बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, गौर मिल जाएगी, स्लोथ बियर भी मिल जाएगा, गोल्डन जैकॉल मिल जाएगा आपको, गोल्डन जैकॉल, ढोल मिल जाएगा। ढोल जैसा काफ़ी न्यूज़ में था, आप इसको, ये ढोल क्या होता है? ये जंगली कुत्ता है एक तरीके का। ठीक है दोस्तों, ढोल। एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप,
4 सींगों वाले एंटीलोप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये दोस्तों, तो आप देख करके रिवाइज कर लेना। हम जल्दी जल्दी से अब इसको देख लेते हैं, अगर एक दो जो भी आर्टिकल्स हमारे पास अब बचे हुए हैं दोस्तों। डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जो है तितली को साइट किया गया है। ये कहाँ पे? मणिमेश लेक इन चांबा। मणिमेश लेक इन चांबा कहाँ पे है? ये बाई कोई गजेंद्र वर्मा एंड अविनाश ठाकुर थे, इन्होंने ही इनकी फोटो ली है यहाँ पे। तो ये अटॉल है और ये हिमाचल के मणिमेश लेक और मणिमेश लेक चांबा में स्थित है, वहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हम कुछ और इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं। वो क्या है? डस्टेड अपोलो एक्सटेंड्स फ्रॉम लद्दाख टू वेस्ट नेपाल। ये लद्दाख से लेकर के वेस्ट नेपाल तक पाई जाती हैं। फ्लाइज बिटवीन 3500 टू 4800 मीटर्स इन द इनर हिमालयाज। ये इनर हिमालयाज में 3500 से 4800 मीटर की रेंज पे उड़ती हैं ये। ठीक है, डस्टेड अपोलो इज एक्सट्रीमली रेयर एंड हैज़ नेवर बीन फोटोग्राफ बिफोर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसके पहले ये कभी नहीं देखी गई थी, वो बहुत ज़्यादा रेयर स्पीसीज है ये बटरफ्लाइज की। इसके आगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। वो क्या है? बैंड इज इनकम्प्लीट एंड एक्सटेंड बैंड्स ओनली। इसमें 2 तरीके की हैं, दोनों को जो है साथ में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा 2 अटॉल स्पीसीज हैं। ये वाली अलग है, पहले वाली अलग है, तो उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? एक बैंडेड अपोलो, लद्दाख में पाई जाती है ये बैंडेड अपोलो। द डस्टेड अपोलो स्पीसीज क्लोजली रिजेंबल्ड लद्दाख बैंडेड अपोलो बटरफ्लाई। जो लद्दाख की बैंडेड अपोलो बटरफ्लाई है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है आपकी डस्टेड अपोलो। और जो लद्दाख की बैंडेड अपोलो उसका नाम क्या है? पैरनेसियस स्टॉलिकैनस। सॉरी दोस्तों, मेरे इन सब चीज़ों में जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। पैरनेसियस स्टॉलिकैनस। ठीक है, स्टॉलिकैनस ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है, जो लद्दाख की बैंडेड अपोलो है। और इनमें डिफरेंस क्या है? बट द डिस्कल बैंड, इनके ऊपर कुछ ये बैंड होता है, ये बैंड ऑन द अपर 4 विंग्स इन डस्टेड अपोलो इज कंप्लीट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कोस्टा टू वेन 1। तो ये एक्सटेंड यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है, लेकिन जो डस्टेड वाली होती है वेयर द डिस्कल बैंड इन कंप्लीट एंड एक्सटेंड्स ओनली अप टू वेन 4 इन लद्दाख बैंडेड अपोलो। मोरोवर, जो लद्दाख अपोलो बैंड है उसमें बस ये नीचे नीचे होती है, ये जो लाइन होती है, लेकिन जो हिमाचल वाली है उनमें जो है पूरी की पूरी में जो है ये आपको मिल जाएंगी। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, इस वजह से ही इसको पहचाना जा सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों में इन दोनों में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ये अभी एक अदर भी स्पीसीज है, वो कौन सी है? रीगल अपोलो। ये जो है इसका नाम क्या है? पारनेसियस शार्लटोनियस। और ये किसमें जो है प्रोटेक्टेड है दोस्तों? हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके 72 के शेड्यूल 2 में आता है, शेड्यूल 2 में आता है। शेड्यूल 2 में आता है कौन सा? ये रीगल अपोलो हमारे वाइल्ड लाइफ WPA एक्ट में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी से देख लेते हैं। अपोलोज आर कंसीडर्ड, ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लोग इसका शिकार करके इनको जो है बेचते हैं काफ़ी हाई प्राइजेस पे, तो इस वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉमर्शियली important butterfly. They fetch high prices in the poaching industry. There are 11 Apollo species recorded from Himachal Pradesh and 5 of them are declared as a scheduled species. 11 जो है रिकॉर्ड की गई हैं सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से ये अपोलो बटरफ्लाइज, जिनमें से 5 को जो है हमने शेड्यूल्ड स्पीसीज में घोषित कर रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इस जो है बटरफ्लाई को लेकर के। और इस डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई का क्या जो है साइंटिफिक नेम है? पारनेसियस। सब में पारनेसियस लगा हुआ है, बटरफ्लाई है दोस्तों, तो इस वजह से उसके आगे के कुछ डिफरेंस है। पारनेसियस स्टेनोसिमस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ लेते हैं जल्दी अब, काफ़ी टाइम हो रहा है क्योंकि आज इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आर्टिकल मिल गए, तो क्या करें दोस्तों। लार्ज हर्बीवोर्स इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन साइज। यहाँ पे बस इतनी बात कही जा रही है कि जो रिसर्च आई है उसमें कहा गया है कि जो लार्ज हर्बीवोर्स है, जो बड़े जानवर होते हैं शाक खाने वाले, शाकाहारी घास खाने वाले, वो जो है उनके साइज पर डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम को कितना हार्म पहुंचाएंगे। पहले ये माना जाता था कि कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज है, बाहर से आई हुई कौन सी है और कौन हमारे यहाँ की है, उसकी वजह से हम डिसाइड करते थे कि हमारे एनवायरमेंट को कितना जो है नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन अभी ये रिसर्च
रिसेंट की स्टडी में कहा गया है कि फ़र्क इससे पड़ता है कि उनकी साइज़ क्या है, चाहे वो आपके खुद के यहाँ की हो या वो बाहर की हो। तो वो अगर साइज़ उनकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतलब हर्बीवोर्स हैं, ज़्यादा एरिया में चरती हैं, खाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगी। द इफेक्ट ऑफ लार्ज हर्बीवोर्स ऑन प्लांट अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी डिपेंड्स मोर ऑन देयर साइज एंड डाइट। साइज और डाइट, कितना खाती हैं वो और उनका आकार कितना है। ठीक है दोस्तों, दे आर वेदर दे आर नेटिव और इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर होस्ट इकोसिस्टम्स। होस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं, होस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। होस्ट इकोसिस्टम एज पर अ मेटा एनालिसिस ऑफ ओवर 200 स्टडीज़ के साथ में जो है इस बात को स्थापित किया गया है। द फाइंडिंग्स काउंटर द वाइडली हेल्ड नोशन दैट द इम्पैक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन मेगाफोना are distinct and more harmful than those of native megafauna and suggest that trait-based ecology provides better insight into mega herbivores plant interactions than concepts of species origin। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता दिया दोस्तों। जो मेन इसमें मुद्दा था वो मैंने सारा आपको बता दिया। तो ये हम देख चुके हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो इसी के साथ में दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको कराया, बहुत ही अच्छे से करवाया दोस्तों। तो हमने इतनी मेहनत करी है, तो आपको भी बस अपने थोड़ी सी उंगलियों की मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको जो है हमारे सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो इसके लिए देख लीजिए, हम बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए दोस्तों, ऐसा मत करिए आप लोग, हमारा भी थोड़ा मोराल बूस्ट होगा। तो इसी के साथ में आज हम अपने स्टेशन को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक का। आप यहाँ पे ये ऐप का हमारा जो है क्यूआर कोड है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो प्ले स्टोर में ऐप का नाम है वो है द नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके। तो वहाँ पे आपको ये बैचेस मिल जाएंगी और दोनों ही लैंग्वेजेस में चल रही हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ 11 फ़रवरी को बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका RO का एग्ज़ाम। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 60 टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ की। और जो है ये दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगी आपको। और ये ऑनलाइन लगाइए, आप इसको ऑफलाइन लगाइए। तो जल्दी जल्दी जाइए, इसको परचेज़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर 30 टेस्ट ही लगाना चाहते हैं आप तो सिर्फ 51 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोनों ही मीडियम में मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जाइए और इस अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। आज बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी का आर्टिकल था वो मैंने आपको, उसमें ढेर सारे टर्म्स जो है वहाँ पे आपको मैंने कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों। तो वहाँ पे आप उसको जाकर के रिवाइज करिए। जो मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन के क्वेश्चन दिए थे वो उसको भी आप देखिए वहाँ पे और उसको जो है आंसर दीजिए। इसी के साथ में दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए और आज के जो है सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे नोटबुक IAS चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हम बार बार आपसे ये चीज़ें कह रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा सा तकलीफ दे करके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलते हैं दोस्तों, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, एनर्जी बनाए रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।